पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल एम.ए. राहत के कलम से ताबूत। शाहजहां ने मुमताज़ महल से इश्क किया, अपने पसंद के मुताबिक ताज महल तमीर करा दिया। अगर वो भी हम शक्लों के बीच में फंस जाता तो ताज महल का वजूद इस कायनात में ना होता। सयाहों की टोलियां इधर उधर गर्दिश कर रही थी, नवारदात की दुकानें सजी हुई थी, ताज महल के छोटे बड़े मॉडल बराए फ़रोख्त रखे हुए थे और जाने क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। फ़ोटोग्राफ़र ताज महल के हर हिस्से की तस्वीर बनाने के लिए मुस्तैद थे और हर शख्स उस बारे में सवालात कर रहे थे। शाहजहां के मकबरे में एक मुअज्जिन आवाज़ के करिश्मे दिखाने के लिए मुस्तैद खड़ा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर अजान देता, जिसकी आवाज़ ताज महल के बेशुमार गोशों में पहुँच जाती थी। शाहजहां और मुमताज़ महल की असल कब्रें नीचे तय खाने में थी, ऊपर उनकी नकल बनाई गई थी। मैं ताज महल के उस हिस्से की जानब चल पड़ा जहाँ से जमुना बहती हुई नजर आई थी। उसकी तरफ ज़्यादा लोग नहीं थे, चुनांचे नीचे गहराइयों में जमुना बह रही थी। इस इमारत का हुस्न अपनी रवायतों के साथ अजीब ही कैफियत रखता था। देर तक उस जगह खड़ा जमुना का नज़ारा करता रहा, आसपास कोई मौजूद नहीं था। ये राहदारी आगे जाकर ख़त्म हो जाती थी और उस तरफ का गोशा सुनसान पड़ा हुआ था। अचानक एक अजीब सी रोशनी का एहसास हुआ। ये रोशनी मुझ पर पड़ी थी और मेरी निगाहें बेइख्तियार अपनी दाहिनी सिमत घूम गई। उस जगह जहाँ थोड़ी देर पहले कोई नहीं था, मुझे एक खुश लिबास औरत नजर आई जो बुलंद कामत थी। उसके हाथ में कैमरा दबा हुआ था और यकीनन ये उस कैमरे की रोशनी ही थी जो दिन की वजह से बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी, मगर ये एहसास ज़रूर हो गया था कि कोई चीज़ चमकी है। औरत ने कैमरा नीचे किया और बेपरवाही से मेरे नज़दीक से गुजर गई, लेकिन एक अजीब सा एहसास मेरे जहन में जागज़ी हो गया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी तस्वीर ली गई हो। वैसे तो सियाह ताज महल के गोशे गोशे की तस्वीरें ले रहे थे, शायद उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है, लेकिन ये पाबंदी गैर मुल्की सियाहों पर नहीं है या होगी, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन ये तस्वीर ताज महल के किसी गोशे की नहीं ली गई थी, क्योंकि मैं भी अहमक आदमी नहीं था। मैं पूरी तरह फ्लैश लाइट में आया था। ये सरफरे लोग होते हैं, हो सकता है कि उस खातून को मेरा ये पोज पसंद आ गया हो और उन्होंने बहती हुई जमुना के साथ साथ मेरी तस्वीर भी ले डाली हो। ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे जहन में चुभती रही। खातून भी कुछ अजीबो गरीब खदो खाल की मालिक थी। मगरबी लिबास था, लेकिन चेहरे के नकूश खालस मगरबी नहीं कहे जा सकते थे। रंग अंग्रेज़ों की मानत था, लेकिन अंग्रेज़ों जैसी खुरदराहट चेहरे पर नहीं थी, बल्कि उसमें एक अनोखी सी मलाहत थी जैसे कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। खदो खाल से कासी हसीन औरत थी और उम्र के बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। 30 से लेकर 45 साल तक कोई भी उम्र तयन की जा सकती थी। वो आगे बढ़कर मेरी निगाहों से उजल हो गई और मैं शाने झटक कर फिर जमुना की जानब तवज्जा हो गया। ये बात काबिल गौर नहीं थी जिस पर मैं मुसलसल तवज्जा देता। ताज महल से निकल कर अपने होटल पहुंच गया। मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि आगरा मेरी मुश्किल रहायशगाह नहीं बन सकता। यह ऐसी खूबी नहीं थी कि कदम जमाने के बारे में सोचा जा सके। फिर यहीं से फ़तेहपुर सैकड़ी के बारे में मालूमात हासिल की और फ़तेहपुर सैकड़ी रवाना हो गया। फ़तेहपुर सैकड़ी में मैंने बुलंद दरवाज़ा देखा जो बिलाशुबा अजीम था। वो अजीम शान मस्जिद देखी जिसमें ख्वाजा सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह मुबारक थी। उसके बाद रानी जोधाबाई के महल की जानब आ गया। यहाँ आकर मैं महलों की तारीख में खो गया और मुझे अपने तरफ में हल्की हल्की सराहटें सुनाई देने लगीं। दौरे मुगलिया निगाहों के सामने आ गया था। बाअदब बामुलाहजा की आवाज़ें सरगोशियों के अंदाज में कानों में उभरने लगी थी। एक अजीब सा सहर जहन और दिल पर तारी हो गया। एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक उठा, सहमी हुई निगाहों से पलट कर देखा और गहरी सांस लेकर रह गया।
आवाज़ एक पत्थर के लड़कने से पैदा हुई थी और पत्थर मेरे जैसे किसी सियाह की ठोकर से अपनी जगह से हटा था और मुझे 2 पाँव नजर आए जो सीढ़ियाँ उतर रहे थे। ये सीढ़ियाँ एक तंग दरवाजे की शक्ल में थी और नीचे आने वाले का चेहरा उसी वक्त नजर आ सकता था जब वो नीचे आ जाए। कोई झुककर आखिरी सीढ़ी उतरने के बाद बाहर निकला और मेरी आंखें उसे देखती रह गईं। एक लम्हे में मैंने उसे पहचान लिया। ये वही स्याह औरत थी जिसने ताज महल में मेरी तस्वीर बनाई थी। उसने भी ठटक कर मुझे देखा और उसकी आंखें मेरा जायज़ा लेती रहीं। फिर वह सपाट चेहरा लिए हुए आगे बढ़ गई। मैं सहरज़दा सा हो गया था। ये सब क्या है? उस औरत का चेहरा बिलाशुबह हसीन था, लेकिन उसके खदो खाल में एक ऐसी बात थी जिसे मैं अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता था। लेकिन मैंने उसे ज़हन से निकाल फेंका और फतेहपुर सैकड़ी के मज़ीद इलाके देखने में मसरूफ़ हो गया। वहाँ मैं 2 दिन रुका और फिर मैं बम्बई रवाना हो गया। बम्बई आलमी शोहर और हिंदुस्तान की फिल्मी ज़िंदगी का मरकज़ है। मेरे ज़हन में बम्बई का तस्वर उस वक्त भी था जब मैं खाला शहादत की खोली में रहता और नन्हे मुन्ने मासूम से ख्वाब देखता था। अब तो ज़िंदगी ने रंग ही कुछ और इख्तियार कर लिए थे। छोटी मोटी चीज़ें जहन में आती ही नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर ही मुझे होटलों के बारे में तफसीलात मालूम हो गई और मैंने भी एक उम्दा से होटल का इंतखाब कर लिया। होटल में दाखिल होने के बाद ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि हिंदुस्तान के किस शहर में हूँ। कुछ देर आराम किया और रात को एक इंतहाई आला दर्जे के होटल में प्रोग्राम देखने गया। कुछ खास रकासाएँ और चंद मकामी फ़नकार स्टेज शो पेश कर रहे थे जिनका एहतमाम एक होटल ने किया था और काफ़ी पब्लिसिटी की गई थी। एक एक मेज़ पर जाकर 4 चांद अफराद के लिए गुंजाइश रखी गई थी और मैं जिस मेज़ पर बैठा उस पर सिर्फ एक फ़र्द आया हुआ था। बाकी 2 सीटें खाली थी, लेकिन उन पर रिजर्वेशन के कार्ड लगे हुए थे। स्टेज पर तेज़ रोशनियों में आर्केस्ट्रा मौसीकी बिखेर रहा था। अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था कि मेरी निगाहें अतराफ़ में भटकने लगीं। बम्बई से मुतल्लक जितनी रवायतें थी वो सब की सब यहाँ ज़िंदा हो गईं। मुख्तलिफ़ सूबों के लोग मुख्तलिफ़ चेहरे लिए मेरे सामने थे। मैं उनका जायज़ा लेता रहा और फिर मैंने कुर्सी हल्की सी घुमाई और अपने अकब में देखने लगा। मेरे बिल्कुल ही बराबर वाली मेज़ पर भी 3 सीटें खाली थी और सिर्फ एक खातून उनके उस मेज़ के पीछे बैठी हुई थी। और मैंने यूं ही सरसरी निगाहों से जायज़ा लिया तो मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा और मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गया। ये चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। ये वही स्याह औरत थी जिससे 2 बार मेरी मुलाकात हो चुकी थी और वो इस वक्त भी मुझे ही देख रही थी और मैं अपने झंझनाते हुए ज़हन पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या अब भी इसे इत्तेफाक करार दिया जा सकता है? मैंने सोचा और जुरा से काम लेकर उठ गया। मेरा रुख उसी की मेज़ की तरफ था और अब उस हकीकत की नकाब कुशाई हो जानी चाहिए। उसकी मध्यम लेकिन गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, बैठ जाइए प्लीज़। मैं एक लम्हे के लिए झटका लेकिन कुर्सी सरका कर बैठ गया। अब जब यहाँ तक आ ही गया तो बाकी मरहल भी तय हो जाने चाहिए थे। मेरा ख्याल था कि मुझे इस तरह सामने देखकर उसके अंदाज में कोई तब्दीली पैदा होगी या वह मेरी आमद को बहुत अच्छे अंदाज में नहीं लेगी, क्योंकि पहली मुलाकातों में उसने मुझे सिर्फ देखने पर इत्तफाक किया था। लेकिन मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह बिल्कुल पुरसकून थी। चंद लम्हात के लिए मैं उसके करीब आने की वजह भी भूल गया। क्या पियेंगे आप? उसने बड़ी नरमी से पूछा। शुक्रिया, कुछ नहीं। क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? उसने सवाल किया। अब मेरे लिए खामोश रहना नामुमकिन था और मैंने अपना हलक साफ़ किया और आहिस्ता से बोला, शायद आपको ये एहसास है कि यह हमारी पहली मुलाकात नहीं। यहाँ आपने लफ्ज़ एहसास का इस्तेमाल गलत किया है। मुझे यकीन है, बल्कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पहले भी हमारी मुलाकातें होती रही हैं और यकीनी तौर पर आप उसे एक दिलचस्प इत्तेफाक समझ रहे होंगे। बदकिस्मती से मेरे ज़हन में तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि मैं बेचैन होकर आपके सामने आ गया। आप इसे तजस्सुस कह लें, लेकिन मैं कुछ और समझती हूँ। उसने पूरे एतमाद मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़िंदगी में अब इतना कुछ हासिल हो चुका है और मुझे कि मैं अपने आप को ना तजर्बाकार शख्स नहीं कह सकता था। इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि जुर्रात से किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। लेकिन ये पुरइसरार वजूद उस वक़्त मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरा तजर्बा गलत है और कोई शख्सियत ऐसी भी मेरे सामने आ सकती है जिसके नज़दीक पहुंचकर ज़ुबान मेरा साथ छोड़ दे। इस वक्त भी यही एहसास हो रहा था। मैं कुछ ना बोल सका और वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। फिर उसने कहा, मैं आपका तर्जिया कर रही हूँ। आप मुझे मुसलसल अपने साथ देख रहे होंगे। हाँ, मैं इसे इत्तफाक ही समझ रहा हूँ। नहीं, ये इत्तफाक नहीं है।
मैं आपका ताक़ुब कर रही हूँ। उसने बहुत साफ गोई से काम लेकर कहा। उसकी कोई ख़ास वजह? दुनिया का कोई काम भी मेरे मकसद नहीं होता। मैं ये मकसद जानना चाहता हूँ। बेशुमार बातें अपने वक़्त पर सामने आ जाती हैं, वक़्त से पहले उन्हें नहीं जाना जा सकता। गोया आप ये बताने पर आमादा नहीं हैं कि आप मेरा ताक़ुब क्यों कर रही हैं। मैंने हिम्मत करके बोला। नहीं, वो उसी ठोस लहजे में बोली। अब मेरे पास कोई और सवाल नहीं था। मैं अहमकों की तरह उसके सामने बैठा रहा। वो मुस्कुराती रही। मेरे जहन में उसके लिए हैरत पैदा हो गई थी। चंद लम्हे मैंने सोचते रहने के बाद कहा, लेकिन आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? मेरा मतलब है कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? फ़िलहाल अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त बन सकते हैं। बहुत सी बातें चंद लम्हात में नहीं समझाई जा सकती। इतना मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त बनकर आप फ़ायदे में रहेंगे। चलिए ठीक है, ये मैं बात तस्लीम भी कर लूँ कि किसी तरह आप मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हो गई हैं, लेकिन आपका दोस्त होकर मैं आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ? दोस्तों के फ़ायदे या नुकसान के लिए मुंतखब नहीं किया जाता। बस बाद औक़ात जी चाहता है कि किसी से दोस्ती कर ली जाए। अब उसके नफ़ा और नुकसान का मसला तो बाद में ही सामने आता है। बेमकसद दोस्ती किसी से नहीं की जा सकती। मैंने कब कहा, बल्कि मैं तो ये एतराफ़ भी किया कि मैं जोहर शनास हूँ और मैंने तुम्हारी शख्सियत में वो चीज़ें तलाश कर ली हैं जो मेरे लिए कार आमद हो सकती हैं। आपकी दोस्ती कबूल करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? आप बार बार यही सवाल दोहरा रहे हैं। मैंने कहा कि ना कि फ़ायदा या नुकसान तो बाद की बातें हैं। ये बताइए कि आप मेरी दोस्ती कबूल करना पसंद करेंगे या नहीं? फ़र्ज़ कीजिए मैं हाँ कह दूँ तो फिर मैं आपसे आपके बारे में भी पूछूंगी कि आप कौन हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, और उसके जवाब में आप मुझे अपने बारे में बताएंगे, इस हद तक जहाँ तक मुनासिब हो। गोया हदूद का तयन किया जाएगा। मैंने खुद को संभाल कर कहा, हाँ, हदूद हर हाल में कायम रहनी चाहिए, वरना नुकसानात भी हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम मंसूर है और मैं सिर्फ़ एक सयाह हूँ। ताल्लुक़ कहाँ से है? आप सारी दुनिया से मेरा ताल्लुक़ समझ सकती हैं, क्योंकि अब तो मैं अपनी असल जगह ज़हन से फरामोश कर चुका हूँ। कौन कौन से ममालिक घूमे हैं आपने? बेशुमार, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में आपको भी मुझसे मिलकर बहुत खुशी होगी, उसने जवाब दिया। अब यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मैडम। बस मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद भी कुछ नहीं जानती। कौन हूँ, क्या हूँ, और बहुत से सवालात मेरे ज़हन में उलझते रहते हैं। नाम क्या है आपका? नाम? हम नामों को तारफ़ का ज़रिया समझते हैं। तारफ़ के लिए बाद औक़ात सूरतें भी काफ़ी होती हैं। तो मुझे अपनी एक सूरत आशना समझ लो और बस। क्या ये इस हकीकत से इनहराफ नहीं कि आप अपने आप को बरतर समझती हैं? नहीं, ये हकीकत है कि मैं बहुत सौ से बरतर हूँ, औरत ने जवाब दिया। और अगर मैं आपकी बरतरी तस्लीम ना करूँ तो कोई बात नहीं, मैं बरतरी तस्लीम कराती हूँ, और कुछ दिन के बाद मेरी शनासाओं को अपने ख्यालात में तब्दीली करना पड़ती है। और उसके लहजे में गरूर शामिल हो गया था। ना जाने क्यों मुझे उसके ये अल्फाज अपनी तौसीन महसूस हुए, और मैंने आहिस्ता से कुर्सी पीछे खिसकाई और बोला, मैडम, हो सकता है कि आप ड्रामाई ज़िंदगी गुजारने की आदी हों। आपने अपने आप को एक पुरअसरार और पुरसैर शख्सियत तस्लीम किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स आपको ही इस हैसियत से कबूल करे। मैं सोच रहा था कि आपसे आपके बारे में मालूम करूं, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे ज़हन में तजस्सुस था, लेकिन आप अपने आप को इससे ज़्यादा ड्रामाई बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो माफ़ कीजिएगा, मेरे ज़हन में आपका वो एहतराम नहीं रहा। हाँ, अगर आप अच्छे इंसानों की तरह मुझसे अपना तारफ़ करवा देती तो शायद मैं आपकी दोस्ती कबूल करने पर भी गौर करता। जा रहे हैं? ठीक है। ज़ाहिर है कि मैंने आपको खुद नहीं बुलाया था, आप आए थे, और आपको जाने से भी नहीं रोक सकती। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि वक़्त हमारा वो तारफ़ कराएगा, और उस वक़्त आपको अफसोस होगा कि आपने मेरी दोस्ती की पहली कोशिश को कबूल क्यों नहीं किया। मैं तलखी से मुस्कुराया और हाल से निकल कर अपने होटल चला आया। कमरे में आकर मैंने लिबास तब्दील किया और सोने के लिए मुसहरी पर दराज हो गया। ज़हन मुख्तलिफ़ ख्यालात के माजगा बना हुआ था। दफ़तन दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई और मैंने चौंक कर घड़ी देखी। इस वक्त रूम सर्विस का कोई आदमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि कवायद के मुताबिक मुकर्रर औकात के बाद मेहमानों के दरवाजे नहीं खटकाए जाते। फिर कौन है? मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। नारंगी रंग की खूबसूरत साड़ी में मलबूस एक दरमियानी जिसामत की लड़की सामने खड़ी थी। जी फरमाइए, थोड़ी सी जगह देंगे अंदर आने के लिए? उसने बेबाकी से सवाल किया, और मैंने बेइख्तियार पीछे हट गया और वह अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन है आप और क्या चाहती हैं?
मैंने उसकी इस हरकत को तज्जब की निगाह से देखा था। मैं तन्हाइयों की साथी हूँ, बिमला है मेरा नाम। किसने आपसे कहा कि मैं तन्हा हूँ? मेरे दिल ने। मैंने महसूस किया कि तुम यहाँ इस वक्त किसी की कमी महसूस कर रहे हो। दरवाज़ा खोलो और बाहर निकल जाओ। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह समझता हूँ। सॉरी, तुम ज़रा गलत कमरे में आ गई। मैं कभी गलत जगह का इंतखाब नहीं करती। काश तुम कोई शरीफ लड़की होती तो मैं तुम्हें एहतराम से कहता कि बैठो या चली जाओ। और वो मुझे देखती रही और उसके होंठों की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही थी और मैंने उसके चेहरे पर ये बदलते हुए तासरात देखे तो आहिस्ता से बोला, लड़की, मैं इन रास्तों का राही नहीं हूँ जिनका तुमने मुझे समझ लिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई कि मैं यहाँ इस कमरे में तन्हा हूँ। सॉरी मिस्टर, सॉरी। दरअसल उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। हाँ कहो, आगे कहो। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और वापसी के लिए पलटी। 1 मिनट, अंदर आओ, मैंने कहा और वे एक लम्हे के लिए रुकी और फिर उसके होंठों की मुस्कुराहट वापस आ गई। नहीं, तुम गलत समझी हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा तासर देखा जिसने मुझे तुम्हें दोबारा वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया। मेरा वो मकसद नहीं है जो तुम्हारे जहन में आया है। दरअसल जनाब, मैं इस वक्त मजबूर हूँ, इंतहाई मजबूर। मुझे पैसे चाहिए। मेरे लिए थोड़ी सी रकम बेहद ज़रूरी है, वरना बहुत से नुकसान से दो चार हो सकती हूँ। जाने क्यों आज तकदीर कुछ साथ नहीं दे रही। कई जगह कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बड़ी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। कम से कम कितनी? मैंने सवाल किया। जो कुछ भी आप दे दें। लो, ये पैसे रख लो और जाओ। अगर तुम फरेब कर रही हो तो भी मुझे ये पैसे देकर कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि आइंदा ऐसा फरेब कभी किसी के साथ ना करना। उसने अजीब सी नज़रों से देखा, पैसे लिए और आहिस्ता से बोली, भगवान की सौगंध, मैंने फरेब नहीं किया। उसने ये कहा और फिर बाहर निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर लेटा। सुबह तकरीबन 8:30 बजे आंख खुली तो मैंने गुनगुनाते हुए गुस्ल खाने का रुख किया। अभी पूरी तरह नहा भी न सका था कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक सुनाई देने लगी। मैंने गुस्ल खाने से ही आवाज़ लगाई कि इंतज़ार करो, आ रहा हूँ। कोई वेटर वगैरह हो सकता था। जिसके बाद बाल संवारता हुआ बाहर निकला। पहले जिस शख्स पर निगाह पड़ी वो हिंदुस्तानी पुलिस अफीसर था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर उसने मुश्तबा अंदाज में इधर उधर देखा और फ़ौरन ही अंदर घुस आया। उसके पीछे 3 पुलिस वाले और होटल के अमले के कुछ अफराद भी थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था, और इन सब को इस जारहाना अंदाज में अंदर आते देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और मेरी छठी हिस्स ने ऐलान किया कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो ये तुम हो? अफीसर ने मुझे घूरते हुए कहा। खैरियत अफीसर, क्या बात है? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। और कौन रहता है यहाँ तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मगर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ तो तुम्हें पहुँचने वाली है दोस्त। कितनी मासूम सूरत बनाए खड़े हो। अफीसर, बात बगाए बगैर फजूल बातों से ग्रेज करें आप, मैंने किसी कदर करख्त लहजे में कहा, और जिसके असरात कुछ बेहतर नुमाया हुए। अफीसर एक लम्हे के लिए जज किया था और फिर उसने कहा, तुमने लड़की को कत्ल क्यों किया? क्या बात थी? क्या? और मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर पूछा। तमाम मुजरम ऐसी अदाकारी करते हैं। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ अफीसर कि ज़रा एहतियात से गुफ्तगू करें। मैं कोई गया गुजरा आदमी नहीं हूँ, आप मुझको मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुजरम कितना ही बड़ा आदमी हो, पुलिस उसे कोई अहमियत नहीं देती। आप मुझे कम से कम ये तो बताइए कि मुझ पर इल्ज़ाम क्या है? तुमने बिमला नामी लड़की को कत्ल किया है क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। बिमला का नाम भी नहीं बोल सका था और फिर भी मैंने बेसाख्ता पूछा, क्या उसे कत्ल कर दिया गया? क्या तुम बिमला के कत्ल की वजह बता सकते हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया अफीसर। कहाँ है उसकी लाश? जहाँ तुमने उसे फेंका, सीढ़ियों के नीचे जो खला बना हुआ है वहाँ लाश पड़ी है। पुलिस वहाँ मुतय्यन है, क्या समझे? और वहाँ तुम्हारी उंगलियों वगैरह के निशानात ज़रूर मौजूद होंगे। सब कुछ पता चल जाएगा। चलो तैयारियाँ करो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। ज़ाहिर है कि तुम्हें वहाँ ले जाना है, पुलिस अफीसर ने कहा। मैं बड़े परेशान हो गया था। बिमला बेशक मेरे पास आई थी, लेकिन किसने कत्ल कर दिया उसे? और मैं पुलिस अफीसर के साथ बाहर निकल आया। मेरा तमाम सामान पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और पुलिस अफीसर मुझे साथ लेकर बाहर निकल आया। यही शुक्र था कि उसने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाने की कोशिश नहीं की थी। गालिबन उसकी वजह यह भी थी कि उसे शवाहा ज़रूर मिले थे कि बिमला का कातिल मैं हो सकता हूँ, लेकिन कोई ठोस सबूत उसके पास मौजूद नहीं था। मेरी दरख्वास्त पर उसने मुझे सीढ़ियों के नीचे बिमला की लाश दिखाई, जिसके फ़ोटोग्राफ वगैरह बनाए जा चुके थे और अब उसे उठाने की तैयारियां हो रही थीं। बिमला को गालिबन गर्दन दबाकर हलाक किया गया था। मुझे उस लड़की का मजलूम चेहरा देखकर जाने क्यों बेहद दुख हुआ। उसने चलते वक्त कसम खाई थी कि उसने मुझसे फरेब नहीं किया,
लेकिन उसे किसी ने कत्ल किया और मेरा जहन चंद लम्हात के लिए माफ हो गया था। पुलिस ऑफिसर को ख्वाह मुझसे खुद हो गई थी। गुड, वेरी गुड। और आप तो यूं लगता है कि जैसे अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान से ले जाया हुआ सारा माल वापस ले आए हैं। लंदन से ही लेकर आए हैं ना, ये सोने के जेवरात और जवाहरात वगैरह। मैंने कुछ ना बोला। आइए, बेहतर है कि ये सब सामान यहीं से निकालें। लाकर में बहुत अरसे रह लिया, अब पुलिस की तहवील में रहना चाहिए। मैं भला क्या इनकार कर सकता था। डीएसपी ने सामान निकलवा कर एक थैले में भरा और उसे सील कर दिया। मुझे लॉकअप में भेज दिया गया। डीएसपी ने थाने जाकर मुझसे और कोई बात नहीं की। लॉकअप में पहुंचकर मैं ज़मीन पर लेट गया। फिर नई किस्म की मुसीबतों का आगाज़ हो चुका था और मैं फिर पुलिस की निगाह में था। ये आंख मचोली तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती थी। अब देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होगा और उस नए मसले से मैं कैसे बढ़ सकूंगा। गालबन उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मैंने उसके साथियों के सामने बहुत तलख और किसी कदर बद तहजीबी से गुफ्तगू की थी। चुनांचे वह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जलीलो ख्वार करने पर तुल गया था। लॉकअप में पहुंचने के बाद जब मैंने संजीदगी से हालात पर गौर किया तो दफ़त तनी मुझे फिर गुस्सा आ गया। उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ सलूक किया था वो यकीनन ज़्यादती थी। भला क्या सबूत है उनके पास कि बिमला का कातिल मैं हूँ? वो तो मेरे कमरे में भी नहीं पाई गई थी। बेशक वो मेरे पास आई ज़रूर थी, लेकिन मेरे और उसके दरमियान जो लम्हात गुजरे और जितनी गुफ्तगू उसने की उसके बारे में जाने बगैर उन लोगों ने मुझे उसका कातिल समझ लिया जिससे मेरी मुलाकाती लम्हाती थी। पुलिस स्टेशन में तकरीबन मुझे 4 घंटे यूं ही गुजारना पड़े और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में मुझे बाहर निकाल लिया गया। डिप्टी किसी कदर नरम मजाज और सलीके का आदमी था और उसने सर से पांव तक मुझे देखा और फिर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर वह मुझसे बोला, क्या यह सच है कि आपने बिमला को हलाक करके उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे फेंक दी? ऑफिसर, बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी हकीकत का सबूत हासिल किए बगैर आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में मुझे यहाँ ले आया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपके सिलसिले में चंद ऐसे लोगों ने गवाहियाँ दी हैं जिन्होंने बिमला को और आपको एक साथ देखा है। गलत, बिल्कुल गलत। मैं आपका उनसे तारफ़ करा देता हूँ, बुलाओ। उसने गालबन इंस्पेक्टर से कहा और उसने एक शख्स को अंदर बुला लिया जो वेटर के लिबास में मलबूस था और मैं इसे नहीं जानता था। अंदर आने के बाद वो सहमा सहमा से एक तरफ खड़ा हो गया। तुम बताओ, तुमने क्या देखा? साहब, मेरी रात की ड्यूटी थी। उस वक़्त मेहमानों की आमदोरफ़्त बहुत कम हो गई थी। मैं गैलरी में खिड़की के पास खड़ा हुआ था और मैंने इस लड़की को इनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा और फिर वो कमरे के अंदर चली गई और मैं परेशानी से ये सोचता रह गया कि मैनेजर साहब को इसके बारे में इतला दूं या ना दूं। साहब, हमारे होटल में अय्याशी नहीं होती। हमने इस सिलसिले में ख़ास तौर से निगाह रखी है, मगर ये सब कुछ और मैं वहाँ से हटकर मैनेजर साहब के कमरे की तरफ गया तो मैनेजर साहब मुझे अपने कमरे में नहीं मिले। बहरतौर मैं वापस गैलरी में आ गया। फिर मैंने सोचा कि जब वापस आ जाएगी तो मैं उससे बातचीत करूँगा और फिर मैं इंतज़ार ही करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं गई। क्या ख्याल है जनाब? वैसे इत्तेफाक से हम अभी तक आपके बारे में भी नहीं जान सके। मेरा नाम मंसूर है, सयाह हूँ और बेगर्दे सियाहत यहाँ आया हुआ हूँ। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, आगरा और दिल्ली देखकर यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे लंदन का बाशिंदा हूँ, मुस्तकबिल वहीं के याम रखता हूँ। गुड। बहरतौर हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन कानून शिकनी को किसी सूरत में भी माफ़ नहीं किया जा सकता। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि बिमला को आपने क्यों कत्ल कर दिया? डीएसपी साहब, मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता। क्यों आप इस कत्ल को मेरे नाम से मंसूब कर रहे हैं? ओहो, नहीं, आपका ख्याल गलत है। 1 मिनट बुलाओ। उसने वही अंदाज में फिर इंस्पेक्टर से कहा और इंस्पेक्टर बाहर निकल गया और इस बार वो एक ऐसे शख्स को साथ लेकर आया जो धोती और कुर्ते में मलबूस था। चेहरे से ही बदमजाज आदमी नजर आता था। उधेड़ उम्र था और वो अंदर आ गया और आते ही बोला, वाह साहब, ये अच्छी बात है कि करे कोई भरे कोई, यानी नेकी करो और भाड़ में चले जाओ। हमसे गलती हो गई साहब, माफ़ कर दीजिए। आइंदा कभी धर्म सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, समाजी कारकुन नहीं बनेंगे। बस गलती हो गई एक बार, आइंदा नहीं होगी। अब तफसील तो बता दीजिए, पुलिस ऑफिसर ने पूछा। अरे भाई, तफसील क्या? बिगड़े हुए नौजवान हैं आजकल के, अय्याशी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। हम अच्छे खासे सो रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। घर वाली ने कहा कि हमारे कमरे के दरवाजे पर कोई है और हमने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो लड़की जिसकी लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी मिली है, उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी।
फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो अंदर चली गई। बस जी, ये हमने देखा और दरवाज़ा राम राम कहकर बंद कर लिया और ये फैसला किया कि आइंदा जब भी कभी बम्बई आएंगे तो होटल में नहीं ठहरेंगे, अपना ही कोई ठिकाना करना पड़ेगा। हम यहाँ कारोबार के सिलसिले में अक्सर आते रहते हैं। इस बार हमारी धर्म पत्नी और बेटी भी साथ आ गई थी। अब बताइए। और वो हमसे पूछने लगे कि कौन था। क्या जवाब देते उन्हें? राम राम राम। ठीक है, अब आप अपने होटल वापस जा सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर इनके बारे में तमाम तफसील हासिल कर लीजिए ताकि अगर इनकी ज़रूरत पेश आए तो उन्हें बुलाया जा सके। अरे भाई, क्यों मुसीबत में फंस रहे हो हमें? हम भला कहाँ से आते फिरेंगे? हम कारोबारी आदमी हैं, एक दिन काम ना करें तो ना जाने कितने का नुकसान हो जाता है। बहरतौर ये आपको करना होगा, जाइए, डीएसपी ने कहा और इंस्पेक्टर उसे साथ लेकर बाहर निकल गया। तब डीएसपी मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ जनाब, क्या नाम बताया था आपने? मंसूर। गालिबन मंसूर साहब, अब आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने बिमला को क्यों कत्ल किया? सूरत हाल का मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था। वीटर ने बिमला को मेरे दरवाजे पर देखा था और उसके बाद उस शख्स ने जो गालिबन मेरे कमरे के पड़ोस में ही रहता था। अब मैं क्या बताता हूँ लोगों को कि मेरे साथ क्या बीती। और मैंने मध्यम लहजे में डीएसपी से कहा, डीएसपी साहब, ज़ाहिर है कि इन लोगों ने जो गवाही दी है उसकी रोशनी में आप मुझे ही मुजरम करार दे सकते हैं, लेकिन इंसानी बुनियादों पर एक दरख्वास्त करना चाहता हूं आपसे। जी फरमाइए। आप पूरी तरह इस मसले की तफ्तीश कीजिए। मैंने कत्ल नहीं किया। बिमला नामी वो लड़की दस्तक देकर मेरे कमरे में दाखिल हो गई। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी तन्हाई दूर करना चाहती है और मैंने उससे माजरत करते हुए कहा कि मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। तब उसने अपनी मजबूरियाँ बताई। कहने लगी कि मैं परेशान हाल हूँ और मेरी माँ बीमार है और मुझे उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही मैंने थोड़ी सी रकम उसे दे दी और उसके बाद वह चली गई। फिर मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या बीती, क्या हुआ, कैसे हुआ। बड़ी हल्की कहानी सुनाई मंसूर साहब। इन दो आदमियों की गवाही के बाद इतनी मामूली सी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बात तो आप तस्लीम कर चुके हैं कि वो आपके पास आई थी। जी, जिस तरह आई थी मैंने आपको बता दिया। अब इस सिलसिले में तो तहकीकात ही साबित कर सकती हैं कि सूरत हाल क्या थी। आप इत्मीनान रखिए, लाकअप में ज़रूर रहना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं इंस्पेक्टर को हदायत कर दूंगा कि उस वक़्त तक जब तक आपके खिलाफ़ कोई जुर्म मुकम्मल तौर पर साबित ना हो जाए, आपके साथ कोई बदसलूकी या गुस्ताखी ना की जाए। बराह करम इस हद तक पुलिस से तावन कीजिए। अगर आप बेगुनाह हैं तो हमें आपको नुकसान पहुंचाकर कोई खुशी नहीं होगी। मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे साथ पुलिस वालों ने कोई बदसलूकी नहीं की थी। तीसरे दिन उसी डीएसपी ने मुझे अपने ऑफिस में तलब किया। मेरा सामान उसके सामने रखा हुआ था, लेकिन उस सामान के साथ एक और शख्सियत को मैंने देखा और मेरे दिल में परेशानी पैदा हो गई। ये वही जौहरी था जिसे मैंने सोने के सिक्के फ़रोख्त किए थे और एक बिल्कुल ही झूठी कहानी सुना दी थी। जौहरी को देखकर मेरी परेशानी पर गौर फिक्र की लकीरें फैल गई। डीएसपी गालिबन मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहा था और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि जौहरी की यहाँ मौजूदगी का मुझ पर क्या असर मरतब हुआ है, और उसी शराफत से मुझे बैठने की पेशकश की और बोला, मंसूर साहब, ये आपका सामान है। जी हाँ। होटल के कमरे में यही तमाम सामान मौजूद था या इसके अलावा और भी कुछ था आपके पास? मैंने एक निगाह अपने मुक्त से सामान पर डाली। नहीं, यही सामान था मेरा। सोच लीजिए, कुछ और बैग, पर्स या ऐसी कोई चीज़ जो इस वक्त यहाँ मौजूद ना हो। जी नहीं, यही सब कुछ था। तो आपका पासपोर्ट और दूसरे कागजात कहाँ हैं? जैसा कि आपने कहा कि आप मकामी नहीं हैं और लंदन के शहरी हैं, हिंदुस्तान में आप बगैर सियाहत आए हैं, यकीनन आपने ये सब कुछ सच ही कहा होगा। मैं एक लम्हे के लिए दहशत सा हो गया। बड़ी गहरी गिरफ्त थी और आप अपने आप को संभाला और आहिस्ता से बोला, पासपोर्ट मेरे इसी बैग में हैं। गालिबन आपने इसकी तलाशी नहीं ली? जी नहीं, आपके तमाम सामान की तलाशी ली जा चुकी है। पासपोर्ट या आपकी शहरियत से मुतल्लक कोई कागज़ आपके इस सामान में मौजूद नहीं। जब मैं अपने कमरे के होटल में था तो ये तमाम अशिया मेरे सामान में मौजूद थी। मैंने फ़ौरन कहा, हो सकता है कि आपने सामान किसी बैंक के लाकर में रख दिया हो, क्योंकि आपके सामान से 2 बैंक के लाकर की चाबियां ज़रूर मिली हैं। मेरा रंग फक हो गया। उन लाकर में क्या था और ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। ये सब मुझे कोई चालबाजी मालूम होती है। मेरे सामान में और लाकर की चाबियां नामुमकिन। ये चाबियां हैं और आपकी वो तमाम शिनाख्त भी इन बैंकों में मौजूद है जिसमें आपने अपना नाम मंसूर ही लिखा है और ख़ुद को लंदन का बाशिंदा ही ज़ाहिर किया है। मैं चकरा कर रह गया था। बिलाशुबा पुलिस की यह गिरफ्त मुझ पर बेहद सख्त थी। मेरी गैर मौजूदगी में लाकर तो नहीं खोले गए होंगे, लेकिन उन लोगों ने बैंक से मेरे बारे में शिनाख्त ज़रूर की होगी।
इनसे मिलिए, ये है मोहन लाल जी, जौहरी हैं और इन सोने का व्यापार करते हैं और आपको बखूबी पहचानते हैं। आपने इनके हाथ कुछ सोना फरोख्त किया, क्यों मोहन जी? हाँ जी, यही हैं वो साहब। इन्होंने बताया था कि ये शाही खानदान के आदमी है और ये सोने के सिक्के इनके माता पिता के विरसे में इनके लिए छोड़े थे। अब उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो ये सोना फरोख्त कर रहे हैं। मैं कुछ काउंटर पर जुबान फेर कर रह गया। क्या ख्याल है मंसूर जी, हमारे मोहन जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। आप चाहें तो कह सकते हैं कि आप मोहन जी की सूरत भी नहीं पहचानते, कभी नहीं देखा आपने इन्हें। मैं फिर भी कोई जवाब नहीं दे सका। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देनी है मंसूर जी, आइए हमारे साथ बैंक चलिए, लाकर खोलिए, ज़रा देखें भी तो हम कि आपने अपने कागजात वगैरह कहाँ छुपा कर रखे हैं और लाकर में क्यों रखे हैं। मेरे पास और कोई चाराकार नहीं था कि उनके हिदायत पर अमल करूं। अब तक मेरे साथ पुलिस का रवैया बुरा नहीं था, लेकिन अगर मैंने उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया तो पुलिस मेरे साथ क्या सलूक करेगी, इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था। चारों ने चार मैं तैयार हो गया। मुझे गाड़ी में बिठाकर बैंक ले जाया गया जहां मेरे लाकर थे और उनसे बरामद होने वाला इतना बड़ा खजाना देकर पुलिस की आंखें भी हैरत से फैल गईं। अब ये भी बता दो जाने मन कि इतनी कीमती चीज़ें तुमने कहाँ से हासिल की? और उसने मुझे घूरते हुए कहा, दोस्त बता दूं तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। कोशिश करूंगा कि यकीन कर लूं, तुम बताने की कोशिश तो करो। इंस्पेक्टर ने भी फिर मजाक किया। लंदन में मुझे एक ऐसा नक्शा दस्तयाब हो गया था जो किसी स्याही का बनाया हुआ था और उस नक्शे में इस खजाने के बारे में तफसीलात थीं। मैं उसकी तलाश में चल पड़ा और ये खजाना मुझे फतेहपुर सैकड़ी में जोधाबाई के महल के एक गोशे से दस्तयाब हो गया। अच्छा, गोया ये खजाना तुमने ज़मीन की गहराइयों से हासिल किया है? हाँ, बेवकूफ़ बनाने के लिए हम ही रह गए हैं। वो नक्शा कहाँ है जिसमें खजाना पोशीदा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो भी पासपोर्ट के साथ दूसरे कागजात में शामिल था। बहुत चालाक आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सही बात बतानी होगी। सही बात इसके सिवा कोई नहीं है कि ये खजाना मैंने ज़मीन की गहराइयों से हासिल किया है। रहने वाले कहाँ हैं? कि हैं लंदन का। ये तो तुम पहले भी कह चुके हो, असल बात बताओ। असल बात तुम खुद मालूम कर लो इंस्पेक्टर, और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे इन अल्फाज का नतीजा क्या होगा। इंस्पेक्टर ने सामने बैठे हुए दोनों आदमियों से कहा, चल ओए असल बात मालूम करो। और असल बात मालूम करने वाले अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मैं बुखलाकर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर मेरे बारूद पकड़ लिए और फिर उनमें से एक ने मुझे दीवार के पास लगे कुंडे में पड़ी हुई रस्सी से कस दिया और उसके बाद कम वक्तों ने मार लगाने के ऐसे ऐसे तरीके आजमाए कि मैं उनकी इस फनकारी पर हैरान रह गया। वो मेरी हड्डियों के जोड़ों पर ज़रबे लगा रहे थे और मेरे हलक से दिल खराज चीखें निकल रही थी। शिद्दत तकलीफ़ से दीवाना होकर मैंने उनमें से एक को किसी न किसी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर मेरे दांत उसके शानों में गड़ गए। बिलाशुबा मैंने उसके शाने से गोश्त का एक टुकड़ा उखाड़ लिया था और वो बुरी तरह बिलबुलाने लगा, लेकिन दूसरे आदमी ने पूरी कुव्वत से अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा मेरे बाजू, गर्दन और फिर सर पर मारा और मेरे सर से खून बहने लगा। मेरी आंखों में सितारे नाच गए थे और चंद ही लम्हों के बाद मेरे होशो हवास जवाब दे गए। जाने कितनी देर के बाद होश आया और हवास वापस नहीं आए थे। गालबर मैं उसी कुंडे से बंधा हुआ था। मेरा पूरा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। एक कराह के साथ मैंने अपने आप को जुम्बश देने की कोशिश की, लेकिन फ़ौरन ही किसी का हाथ मेरे सीने पर आ गया। लेटे रहो, हिलने जुलने की कोशिश मत करो। और मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। वो नरमो लतीफ़ हाथ मुझे बेहद अजीब महसूस हुआ और आवाज़ भी निस्वानी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर देखने लगा। मदम सी रोशनी थी, इतनी मदम के एहसास भी ना हो सके, और उस मदम रोशनी में एक हेौला मेरे नज़दीक मौजूद था। क्या बहुत तकलीफ़ हो रही है? उसने सवाल किया, लेकिन मैं जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। 1 मिनट। वो अपनी जगह से उठी और एक सिमत बढ़ गई। खड़खड़ाहटों की आवाज़ में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गई। गालबन ये मेरी आंखों का कसूर था कि मैं रोशनी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाया, लेकिन रफ्ता रफ्ता मेरे सामने माहौल उजागर होता जा रहा था। और थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो उसके हाथों में एक सिरिंज दबी हुई थी और जिसमें हल्के नीले रंग का सयाल था, जो उसने मेरे बाजू में इंजेक्ट कर दिया। नाकाबिले यकीन बात थी, और मैं तो उनके अजियत खाने में था जहां वो मुझसे खजाने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, लेकिन ये बदला हुआ माहौल, अब तो सब कुछ ही तब्दील हो गया था। 2 दिन गुजरने के बाद एक दोपहर मुझे बहुत उम्दा खाना दिया गया। रोज़ाना जो खाना मिलता था वो बस जहर मारी किया जा सकता था, लेकिन आज कुछ एहतमाम था और मैंने इस एहतमाम की वजह तो किसी से नहीं पूछी, लेकिन उसे महसूस ज़रूर किया था।
ये नहीं मालूम था कि कमबख्त खिला पिलाकर मारना चाहते हैं। खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे लाकअप से निकाल कर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कमरे में पहुंचा दिया गया और इस कमरे में मैंने कदम रखते ही महसूस कर लिया कि अब आगाज़ हो रहा है। एक मेज़ पर अजियत रसानी के आलात सजे हुए थे और अंदर दो ख़ास किस्म के पुलिस वाले बैठे हुए थे जो आदमी कम और जानवर ज़्यादा लग रहे थे। डीएसपी मौजूद नहीं था, बल्कि इस वक्त वो छछोरा पुलिस इंस्पेक्टर सामने बैठा हुआ था जो डीएसपी की गैर मौजूदगी में शायद खुद को आईजी कह समझने लगता था। उसने मुझे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आइए आइए, तशरीफ़ ले आइए आप। आज डीएसपी साहब छुट्टी पर हैं और मुझे हदायत कर गए हैं कि मैं आपसे सवालात करूं। मैंने इधर उधर देखा, बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, गोया मुझे खड़े रहना था। इंस्पेक्टर की तंजिया आंखें मुझे देख रही थी और फिर उसने अपने सामने रखा हुआ फाइल खोलकर कहा, जो सवालात मैंने आपके लिए तरतीब दिए हैं उसकी तरतीब से जवाब देते चले जाइए, वरना ये दोनों जो आपके सामने बैठे हैं ये इंसान की सर से पांव तक तरतीब बिगाड़ देते हैं। आप यकीनन अपने टखने, कंधों और अपने सर कमर के करीब नहीं चाहते होंगे, क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर अपनी दानस्त में मजाक कर रहा था और मेरा खून खोल रहा था, लेकिन दहशत का एहसास भी रगवपे में जागसी था। मैं खामोशी से इंस्पेक्टर की सूरत देखता रहा और उसने मुझसे सवाल नंबर 1 किया। कहीं से भी ये साबित नहीं हो सका कि आप लंदन के बाशिंदे हैं और वहाँ की शहरियत रखते हैं। पुलिस ने लंदन के सफारत खाने से भी रब्ता कायम किया है और आपके बारे में मालूमात हासिल की हैं, लेकिन सफारत खाने वालों के ज़रिए पता चला कि आपका लंदन से कोई तलक नहीं। हमें आपके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। क्या आप लंदन में मौजूद किसी ऐसे लोगों का पता देने के लिए तैयार हैं जिनकी मदद से आपके बारे में तस्दीक की जा सके? क्या मेरा ये कह देना काफ़ी नहीं कि मैं लंदन का शहरी हूँ और यहाँ बेगर्दे सियाहत आया हुआ हूँ? मेरे भैया, ये लंदन नहीं है जहाँ इंसानों की बातों पर एतबार कर लिया जाता है, ये हिंदुस्तान है। हम अपना एतमाद खुद करते हैं, किसी के कहने सुनने पर एतबार नहीं करते। मेरे ज़हन में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका मैं तुम्हें हवाला दे सकूं। इंस्पेक्टर ने इस बात पर कैकल गया था। फिर वो बोला, सिर्फ इसलिए कि शायद तुमने अपनी ज़िंदगी में लंदन देखा भी ना हो। क्या कहूँ इंस्पेक्टर तुमसे, तुम्हारे बदन पर सजी हुई ये वर्दी मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रही है, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या क्या देख चुका हूँ। धमकी दे रहे हो? इंस्पेक्टर ने मेज़ पर रखा हुआ रोल उठा लिया और मेरी रूह फना हो गई। नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ। और मैंने फ़ौरन ही लहजा तब्दील कर लिया। पासपोर्ट कहाँ है? पुलिस ने जो सामान मेरे होटल के कमरे से हासिल किया है उसमें तमाम चीज़ें मौजूद थी। तुमने देखा कि लाकर की वो चाबियाँ भी मेरे सामान से ही बरामद हुई जिनमें वो ख़जाना रखा हुआ था। समझ रहा हूँ, और मुझे ख़जाने की तरफ मतवज्जा करके कुछ लालच देना चाहते हो, मगर मैं लालची आदमी नहीं हूँ। मेरे होंठों पर एक बार फिर तलख मुस्कुराहट फैल गई। अगर ये ख़जाना डीएसपी की मौजूदगी में बरामद ना होता तो फिर मैं देखता कि तुम लालची आदमी हो या नहीं। इंस्पेक्टर एक बार फिर रोल लेकर खड़ा हो गया था और मैंने दिल ही दिल में अपने आप को कोसा कि ये ज़ुबान कम वक्त क्यों चल रही है, कहीं ये अच्छी तरह मरम्मत ना करा दे। बहर तो जो गलती हो गई थी उसे निभाना ही था। सो मैं खामोशी से इंस्पेक्टर की सूरत देखता रहा। अचानक इंस्पेक्टर ने अपनी उन्हीं 2 मुलाजमों को इशारा किया जो मेरी मरम्मत के लिए मौजूद थे। इशारा मिलते ही उन दोनों ने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया और मैं फिर होशो हवा से बेगाना हो गया। दोबारा जब होश आया तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, कुशादा कमरा जिसमें आराइशी चीज़ें सजी हुई थी। माहौल बेहद पुरसकून था। जिस लड़की ने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाया था वो साफ़ सुथरा मकामी लिबास पहने हुई थी, किसी कदर खामोश तबाह और चेहरे से संजीदा नजर आती थी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। क्या ये भी पुलिस का कोई कंपार्टमेंट है? मैंने दिल में सोचा, लेकिन फिर अपनी ज़ुबान बंद ना रख सका और उसके बारे में सवाल कर डाला। क्या ये पुलिस का हेडक्वार्टर है? नहीं, उसने मुतहराना अंदाज में कहा। मेरा मतलब है कि क्या पुलिस ने मुझे अस्पताल भिजवा दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर उसी अंदाज में बोली, तो फिर ये कौन सा जगह है? यह हमारा घर है। और आप कौन हैं? मेरा नाम नैनी है, लड़की ने जवाब दिया। मिस नैनी? ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना ही आपके घर वालों के बारे में मुझे कुछ तफसील मालूम है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस स्टेशन से मुझे कौन यहाँ लाया। ओह, आपके सर में चोट लगी है गालबन, आप जहनी तौर पर भटक गए हैं।
पुलिस स्टेशन का नाम बार बार ले रहे हैं, क्या किस्सा है? अगर अदाकारी करने की कोशिश कर रही हो तो एक बात सुन लो, मेरी ज़िंदगी ऐसे अदाकारों के दरमियान गुजरी है, मैं तुम्हारी बात से मुतासर नहीं हो सकता। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि तुम मुझे यहाँ के बारे में बताना नहीं चाहती। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक और इंजेक्शन लेना पड़ेगा ताकि तुम्हारी जहनी कैफियत भी दुरुस्त हो जाए। मतलब ये कि बेहोशी का इंजेक्शन? मैंने सवाल किया। हाँ, यकीन अभी कुछ देर और पुरसकून रहो। नहीं प्लीज़ नहीं, सुनो, और मैं बिल्कुल पुरसकून हूँ। बिलाशुबा मेरे बदन में जगह जगह तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसकी वजह तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो तुम्हारी तीमारदारी के लिए मखसूस किया गया है। किसने किया है? पुलिस ने? नहीं, पुलिस का हम लोगों से कोई तलक नहीं। तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन से कौन यहाँ लाया? इंजेक्शन देती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी जगह से उठी, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसका लिबास को पकड़ लिया। प्लीज़ बैठ जाओ, और मुझे किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन से नहीं हैं, और कोई भी जो इस घर का मकीन है मुझे पुलिस स्टेशन से नहीं लाया, तो कम से कम इतना तो जानती होगी कि तुम मुझे यहाँ कहाँ से लाया गया है। माफ़ करना, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारी हालत काफ़ी बेहतर मालूम होती है। अलबत्ता एक हदायत तुम्हें की जाती है, यहाँ तुम बेहद सुकून के माहौल में रहो। बाहर निकलने या भागने की कोशिश की तो बिला वजह उलझनों में फंस जाओगे। और वो चली गई और फिर लौट कर ना आई। रात का खाना बड़ा पुरतकल्लफ था जो मुझे इसी कमरे में पेश किया गया। वही लड़की मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मैंने मुस्कुराते हुए से पूछा, क्या इस मकान में तुम्हारे अलावा और कोई मौजूद नहीं? बहुत से लोग हैं। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम ही मेरी तीमारदारी कर रही हो। ये ड्यूटी मेरे स्पुर्द की गई है। इस ज़िंदगी में मुझे एक इंतहाई दिलचस्प तजर्बा हुआ है। मुजरम हो या दूसरे लोग, किसी मुझ जैसे शख्स की तीमारदारी के लिए ख़ास तौर से लड़कियां ही मुकर्रर की जाती हैं। उसकी वजह बता सकती हो? अगर वजह बताऊंगी तो खाना ठंडा हो जाएगा, चुनाचा बेहतर है कि वजह पूछने की बजाय खाना खाओ। लड़की ने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। अभी तक बदन की चोटें ताज़ा थी और किसी किस्म की जद्दोजहद बेमकसद होगी। हर चंद की ये जगह अस्पताल नहीं थी, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा था वो बेहद गनीमत था। चुनाचा मैंने भी फैसला कर लिया कि कितने दिन गुजर जाएं मैं भी आराम से पड़ा रहूँगा, और मैंने निपे इस फैसले पर अमल दरामद कर लिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन गुजर गया। उन लोगों की कोशिश थी, मेरी चोटें भी दुरुस्त होती जा रही थी और अब मैं अपने आप को काफ़ी बेहतर हालत में पा रहा था। उसकी वजह वो ग़िज़ाएँ और वो दवाएं थी जो मुसलसल मुझे दी जा रही थी। मेरे लिए नए लिबास भी लाए गए। पता नहीं ये एहतमाम क्यों हो रहा था। बहरतौर अब इस ज़िंदगी से इतना नावाकिफ़ भी नहीं था कि लोगों की इन हरकतों पर हैरत होती। चौथा दिन गुजारने के बाद जब पाँचवें दिन की सुबह का आगाज़ हुआ तो कुछ नई शक्लें मेरे सामने पहुंच गई। वो मकामी आदमी थे जिन्हें शक्ल सूरत से शरीफ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता उनके अंदाज में शराफत की झलकियाँ थी। प्रिंसेस आपको तलब करती हैं, गोया मैं किसी शहजादी का मेहमान हूँ, मैंने कहा, और वो दोनों मुझे देखने लगे और फिर बोले, कुछ हदायतें दी जाती हैं आपको, उन पर अमल करने से आपका फ़ायदा है। अरशाद, प्रिंसेस का एहतराम कीजिएगा और उनकी किसी बात से इनहराफ ना करें, और इसी में आपकी बेहतर ज़िंदगी का राज पोशीदा है। कोशिश करूँगा। तो फिर आइए, उनमें से एक ने कहा, और मैं होश में आने के बाद पहली बार उस कमरे से बाहर निकला। मकान था कि महल। बड़ा खूबसूरत घर था और बड़े वसीओ अरीद इलाके में फैला हुआ था। पता नहीं बम्बई है या कोई और जगह, इन चीज़ों में दिमाग खुपाना बेकार था। एक तवील राहदारी से गुजरने के बाद बड़े हाल के 24 दरवाजे पर दो लोग रुके और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर की सज धज काबिल दी थी। दीवारों पर बहुत ही आला पाए के शेड लगे हुए थे। छत में तकरीबन 6 फुट के दायरे में फानूस लटका हुआ था। ज़मीन पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था। बहुत ही पुरअसरार सी खामोशी छाई हुई थी, और मैंने हाल का जायज़ा लेने के बाद जब उसके इख्तितामी सिरे को देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। स्याह रंग की वसीओ अरीज़ मेज़ के पीछे एक खूबसूरत औरत बैठी थी और उसके कदमों के पास एक खौन ख्वार चीता ज़ुबान निकाले हाँफ रहा था। लेकिन ये औरत, मेरी आंखें किसी को दोबारा देखने के बाद धोखा नहीं खाती। यह वही औरत थी जिसने मेरी तस्वीर बनाई थी, साहल पर मुझे मिली थी और मैंने उससे गुफ्तगू भी की थी। एक लम्हे में सैकड़ों ख्यालात ज़हन में आकर गुजर गए। औरत का वो ओहदा
वो अहद जो मुझे याद आ गया और उसने मेरे सामने किया था, और मेरा उससे इनहराफ और उसके बाद के हालात भी रोशन थे। बिमला का कत्ल भी अब जहन में आ गया था, और यह सब मुझे हरासा करने की साजिश थी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में चिंगारियाँ सी भर गई। हर शख्स मुझ पर तसल्लुत कायम करने के लिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों करता है। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा और उसकी उंगली के इशारे से मुझे करीब आने के लिए कहा। दरवाजे पर वही दोनों आदमी जम गए थे और बिल्कुल साख्त व जामद मुजस्मे की मानद खड़े हुए थे, और मैं आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया, और फिर मैंने बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो हेलो, बैठ जाओ और वह कुर्सी तुम्हारे लिए ही है। उसने एक कुर्सी की जानब इशारा करके कहा, और मैं इत्मीनान से कुर्सी पर जा बैठा। एक दो बार मैंने उस चीते को देखा था जो मुझे अजीब फरेब लग रहा था, और उसकी गर्दन में कोई पटा वगैरह नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल पुरसकून बैठा हुआ था। और औरत भी उस वक़्त ख़ास किस्म के लिबास में मलबूस थी, और उसके बाल एक मखसूस तर्ज पर बने हुए थे। बिलाशुबह की निगाह में वो कोई शहज़ादी ही नज़र आ रही थी। अफसोस आपने मुझे अपना नाम बताने की जहमत ही गवारा नहीं की, और मैंने से पूछा। वो एक मखसूस वक़्त के लिए था, और शायद अभी वो वक़्त नहीं आया है कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊँ। ठीक है, मुझे भी जल्दी नहीं। तुम बिलाखिर मेरे पास आ गए मंसूर। आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। मतलब अगर आपको तफसीलात मालूम है तो मेरा ख्याल है कि यह सवाल नहीं करना चाहिए आपको। ओह, तुम्हारी मुराद है कि तुम्हें होश के आलम में यहाँ नहीं लाया गया। आपकी ये बात अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन क्या तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे हक़ में बेहतर साबित नहीं हुआ? इससे मुझे कब इनकार है। ज़ाहिर है कि जिस अज़ाब में मुझे गिरफ़्तार कराया गया है वो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़दा था, और यहाँ आपने आर्जी तौर पर ही सही लेकिन मुझे पुरसकून माहौल दिया है। तुम चाहो तो ये पुरसकून माहौल दायमी भी हो सकता है। क्यों? क्या आप मुझे कत्ल करके यहाँ मेरी कब्र बना देंगी? नहीं, यहाँ से तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। क्या हिसाब किताब होगा उस नई ज़िंदगी का? बहुत जल्दी कर डाला ये सवाल तुमने। पहले मुझे कुछ सवाल करने की इजाज़त दो। इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है कि आपका नमक ख़वार हूँ। 4 दिन से आपके मेहमान की हैसियत से रह रहा हूँ, और आप मेज़बान की हैसियत से जो सवाल करना चाहें कर सकती हैं। तुम्हारी शख्सियत क्या है मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शख्सियत में कुछ इसरार पहलू भी हैं, लेकिन अब हालात मुझे मालूम हो चुके हैं। यानी तुम्हारे पास एक अच्छा खासा कीमती ख़जाना दस्तयाब हुआ है, जिसके बारे में तुमने बयान दिया है कि वह तुम्हें फ़तेहपुर सैकड़ी में मिला था। मैं इस बयान पर यकीन नहीं करती। हालांकि यह हकीकत है कि तुम फ़तेहपुर सैकड़ी गए थे। उसके अलावा तुम्हारे पास पासपोर्ट भी नहीं, और तुमने अपने आप को लंदन का बाशिंदा ज़ाहिर किया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। पुलिस तुमसे यही सवाल कर रही थी, लेकिन उसके ये सवालात कानून के लिए थे। मैं कानून के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ये सवालात करना चाहती हूँ कि तुम्हारी असल शख्सियत क्या है। बताऊँगा तो कभी यकीन नहीं करोगी, इसलिए जाने दो। नहीं नहीं, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मैं हालात का तर्जिया तो कर सकती हूँ। मैं अपने आप को किसी तर्जिए के लिए पेश नहीं कर सकता। एक बात ख़ास तौर से महसूस कर रही हूँ मंसूर, कि तुम बहुत ज़िद्दी हो और ज़िद में नुकसान भी उठाते रहते हो, और मैंने तुम्हें पेशकश की थी कि मेरे दायरा इख्तियार में आ जाओ, और तुमने उससे इनहराफ कर डाला, जिसके नतीजे में आज तुम एक मुसीबत में गिरफ़्तार हो। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, मुसीबत भी मेरी भेजी हुई थी, और उसके बाद तुम्हें इस मुसीबत से निकालना भी मेरा ही काम है। क्या तुम इस बात का एतराफ़ करती हो कि बिमला को तुमने या तुम्हारे आदमियों ने कत्ल किया था? आपसे तुम पर आ गया इसकी वजह? नहीं नहीं, कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही बेख्तियाराना अंदाज में ये अल्फाज मुँह से निकल गए हैं। ठीक है, मुझे आप कहकर मुखातब करो। मैं बहुत ज़्यादा बेतकल्फ़ी पसंद नहीं करती। जी, मेरा सवाल बरकरार है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। वो मेरी इस हालत से फ़ायदा उठा रही थी और अपने आप को बरतर समझ रही थी। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। खूब, गोया आप मुजरमाना जहनीत रखती हैं, ख़ास मुजरमाना जहनीत, और आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी को हलाक भी कर सकते हैं। मैंने उसे घूरते हुए कहा। जवाब में उसने एक हल्का सा कहका लगाया था। माय डियर मिस्टर मंसूर, मैं क्या कर सकती हूँ, इसका अंदाज़ा तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, और मुझे अब इस सवाल का जवाब दो कि ख़जाना तुमने कहाँ से हासिल किया था, और अगर जवाब ना दूँ तो कोई बात नहीं। ज़ाहिर है कि वो ख़जाना अब मैं अपनी तहवील में नहीं ले सकती, ना ही मुझे ऐसे ख़जानों से कोई दिलचस्पी है। तुम्हारी असल शख्सियत जानना चाहती हूँ। मेरी असल शख्सियत जो भी है आपके सामने है। आप ये बताएं कि आपका मकसद क्या है। नहीं, मैं कभी किसी ऐसे शख्स पर एतमाद नहीं करती जो मुझसे मुनहरफ हो।
आपका साथ होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आपको अपने दुश्मनों में तस्वर करता हूँ। आपने मुझ पर तसल्लुत जमाने के लिए मुझे कातिल बना दिया और अब चाहती हैं कि मैं तावन करूँ। ओह, इसका मतलब है कि जहाँ से चले थे वहीं हो। ये तावन तो तुम्हें करना पड़ेगा माय डियर। अगर तावन नहीं करोगे तो अभी ऐसे बहुत से हालात तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना देंगे। हो सकता है कि ऐसा हो और मैं अपने आप को आजमाने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। उसके होंठों पर एक तलख सी मुस्कुराहट फैल गई और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जो चाहती हूँ वो तुम्हें बता देती हूँ। कुछ वक्त तुम्हें फ़ैसला करने के लिए दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी दूसरे लोगों की तरह मेरे गुलामों में शामिल हो जाओ। मेरे गुलाम क्या हैसियत रखते हैं अंदाज़ा तुम्हें बाद में हो जाएगा। इतना कह सकती हूँ कि तुमसे बड़े बड़े लोग मेरी गुलामी के ख्वाह होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जिन पर मेरी निगाह इत्तफात हो। जो मेरे गुलामों में शामिल हो जाता है फिर वो बहुत कुछ हो जाता है। जाओ गौर करो। अगर मेरे तलवे चाटने पर आमादा हो तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं तुम्हारी पजीराई करूँगी। मेरे होंठों पर एक नफ़रत भरी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसने इशारा किया और मुझे वापस उसी जगह ले आया गया जहाँ मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था। वो लोग मुझे बंद करके चले गए और मैं खामोशी से अपने कैद खाने में वक्त गुजारता रहा। मामूलात ज़िंदगी हमेशा के मुताबिक थे। रात को मुझे इसी तरह खाना पेश किया गया जिस तरह रोज़ाना दिया जाता था। इंसान ख्वाह किसी भी हालत में हो पेट को तकलीफ़ देना पसंद नहीं करता। मैं भी बहरतौर किसी हद तक इंसानों में ही शुमार होता हूँ। चुनाचा खाना वगैरह खाया और आराम करने के लिए लेट गया। जाने कितनी देर तक मैं ख्यालात में खोया रहा और फिर अचानक ही नींद आ गई। मैं उसे अचानक ही कहूँगा इसलिए कि सोने से पहले यह एहसास होता है कि नींद आ रही है। बहरतौर सोता रहा और सुबह उस वक़्त आँख खुली जब किसी ने मेरी पिसलियों में ठोकर मार दी थी और मैंने चौंक कर ठोकर मारने वाले शख्स को देखा। वो कोई जमादार था जो सफाई करने में मसरूफ़ था और मैंने हैरत से पलकें झपकाई। जमादार की आवाज़ उभरी, उठ जाओ, सुबह हुए देर हो चुकी है। कब तक सोता रहेगा लाट साहब, सफाई करने दे। मैंने फटी फटी आंखों से अपने इर्द गिर्द का माहौल देखा। वही लाकअप था जहां मैं कैद हुआ था और मैं ज़मीन पर पड़ा था। सामने संतरी दरवाज़ा खोले मुस्तैद खड़ा हुआ था कि अगर मेरी तरफ से कोई हरकत हो तो जवाबी कार्रवाई करे। लाकअप में जमादार सफाई कर रहा था। मैं पागलों की तरह उठकर बैठ गया तो जमादार फिर बोला, ओए उधर सिरक जा, उधर। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। जो वाक़यात इस दौरान पेश आए थे वो क्या हैसियत रखते थे? क्या वो सिर्फ यह ख्वाब था क्या? और मैंने ज़ोर से अपने बदन में कई जगह चुटकियाँ काटी और मुझे तकलीफ़ होने लगी। एक ही बात सोची जा सकती थी, सिर्फ एक बात। किसी तरह पुलिस वालों का उस पुरअसरार औरत से कोई गठजोड़ है और मुझे यहाँ से निकालने में भी पुलिस ही ने उसकी मदद की थी और दोबारा यहाँ पहुँचाने में भी पुलिस ही का हाथ कार फरमा था। चुनाचा चंद लम्हों के बाद मैं दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। पहरा देने वाले संतरियों ने चौंक कर मुझे देखा और फिर उनमें से एक बोला, क्या बात है संतरी साहब, मुझे पिछली रात इस लाकअप में कब लाया गया? ओ भाई, पिछली रात हमारी ड्यूटी नहीं थी। रात को ड्यूटी वाला आएगा तो पूछ लेना, दूसरे संतरी ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा और मैंने गर्दन हिला दी। अब मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि कोई बड़ी पोस्ट का अफसर इस औरत का आलाकार है। ये तो बड़ी खौफनाक बात थी। मेरे हक़ में कतई बेहतर नहीं थी। काफ़ी देर गुजर गई और उसके बाद संतरियों ने लाकअप का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर आने के लिए कहा। मेरी रूह फना हो रही थी और मुझे यकीन था कि वो लोग मुझे इस अज़ियत खाने में ले जाएंगे, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा दिया गया। इंस्पेक्टर तंजिया निगाहों से मुझे देखा और संतरियों का वापस जाने का इशारा किया और बोला, कहो दिमाग ठिकाने आया कुछ? इंस्पेक्टर, जो खेल तुम खेल रहे हो तुम्हारे हक़ में भी बेहतर साबित नहीं होगा। धमकियाँ दे रहे हो मुझे? इंस्पेक्टर गरजा, नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। और तुमने आखिर मुझे क्यों गिरफ़्तार किया है? बिमला के कत्ल के सिलसिले में, और तुमने उसे कत्ल किया और उसके 2 गवाह मौजूद हैं। गवाह सिर्फ यही कहते हैं कि बिमला मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ, और उसके बाद किसी ने उसे तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अलबत्ता होटल ही की सीढ़ियों के नीचे उसकी लाश पाई गई। तो क्या इस बात से मैं कातिल साबित हो गया? होए नहीं तो हो जाओगे तो ठीक है, तुम मेरा मुकदमा अदालत में पेश कर दो, मुझे एतराज़ नहीं। लेकिन अब मुझे लाकअप में रखना क्या मैंने रखता है। ये काम कानून के रखवाले ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तुम्हें हदायत देने की ज़रूरत नहीं। इंस्पेक्टर, प्रिंस कौन है मुझे बताओ, मैंने कहा और इंस्पेक्टर तअज्जुब से मुझे देखने लगा और फिर बोला, कौन प्रिंस?
तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अदालत को इस बात से दिलचस्पी नहीं सुनेगी कि मुझे कई दिन तक लाकअप से बाहर एक प्रिंसेस की कैद में रखा गया और मुझसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहती थी। अब पागलपन की अदाकारी करोगे क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, सोचा था मैंने इसके बारे में भी कहीं वाकई मेरा दिमाग तो नहीं चल गया, लेकिन ये पता चला कि तुम्हारे और प्रिंस के गठजोड़ से ये सारा खेल अमल में आया है। ज़ाहिर है कि उसके बाद बिमला का कातिल मैं ही हो सकता हूँ, और कौन हो सकता है? तुम्हारी उल्टी सीधी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। मैं तो तुमसे सिर्फ यही मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारा पासपोर्ट और दूसरे कागजात कहाँ हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे तुम गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुए। हो सकता है कि गैर मुल्की जासूस हो। पड़ोसी मुल्क से हमारे वैसे ही अच्छे तल्लुकात नहीं। ये बात साबित हो गई है दोस्त, और तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। क्या कहना चाहते हो? मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये नहीं जानते कि सारे दांत हलक में गिरा दूंगा। जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन दरे पर्दा क्या तुम मुझसे ये नहीं कहना चाहते कि प्रिंस की गुलामी कबूल कर लूँ? अगर पागलपन की अदाकारी करोगे तो ये जान लो कि हमने अच्छे अच्छे पागलों को दुरुस्त कर दिया है। ठीक है, तो फिर तुम मुझे भी दुरुस्त कर दो, मैंने कहा, और इंस्पेक्टर मुझे घूरने लगा। ठीक है, जाओ, चलो इसे अंदर ले जाओ, और थोड़ी देर के बाद मैं इसके टखने फिर तोड़ दूंगा ताकि इसे होश आ जाए। संतरी एक बार फिर मुझे लाकअप में ले गए, और उसमें कोई शक नहीं कि मैं पुलिस के चुंगल में बेबस था, और पुलिस अफसर से बदकलामी मेरे ही हक में बुरी साबित हो सकती थी। मगर क्या करता, हालात को कबूल नहीं कर पा रहा था। मुझे अब 100% यकीन हो गया कि प्रिंस और पुलिस वाले मिले हुए हैं। लाकअप में ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दोबारा मेरा बुलावा आ गया, और इस बार जब SHO के कमरे में दाखिल हुआ तो DSP भी वहाँ मौजूद थे, और उनके चेहरे पर अजीब से आसार थे। बैठिए मिस्टर मंसूर। मैं कुर्सी पर बैठ गया। DSP ने मैंने खेर निगाहों से इंचार्ज की तरफ देखा, और इंचार्ज ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मुझसे वो आंखें नहीं मिला रहा था। DSP कहने लगे, दोस्त, ये बात साबित नहीं हो सकी कि तुम लंदन से आए हो। हम चाहें तो कम अज़ कम इस जुर्म के सिलसिले में तुम्हें बंद रख सकते हैं, लेकिन हमने आपस में मशवरा करके ये फ़ैसला किया है कि तुम्हें आज़ादी दे दी जाए। ये फ़ैसला आपको करना ही था DSP साहब। क्यों? इसलिए कि किसी भी मसले में मेरा कोई कसूर नहीं। बकवास करते हो, बिल्कुल बकवास करते हो। इसमें कोई शक नहीं कि बिमला का कातिल गिरफ्तार हो गया है, और उसने अपने आप को हेड क्वार्टर में पेश कर दिया, लेकिन इससे ये मत समझना कि तुम्हारा दूसरा जुर्म भी ख़त्म हो जाता है। बिमला का कातिल गिरफ्तार हो गया? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। हाँ, उसने अपने आप को पुलिस हेड क्वार्टर में पेश कर दिया है, और बताया है कि बिमला उसकी बहन थी, और वो आवारा और बदचलन होकर पैसा कमाने लगी थी। चुनाचा उसने शिद्दत गज़ब में आकर अपनी बहन को उस वक़्त हलाक कर दिया जब वो होटल की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई थी। वो जानता था कि बिमला होटल में काल गर्ल की हैसियत से आती जाती रहती है। उसने तमाम एतराफ़ात कर लिए, और तुम्हारी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं रहा, कम अज़ कम बिमला के कत्ल के सिलसिले में। लेकिन पासपोर्ट का ना होना और तुम्हारी अपनी शख्सियत का जानना हमें इस बात का हक देता है कि हम तुम्हें अभी लाकअप में रख सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। जाओ, तुम्हारी छुट्टी। और मेरा वो ख़जाना? कौन सा ख़जाना? दिमाग ख़राब हो गया है क्या? पागलपन की बातें कर रहे हो और अभी तक बदस्तूर किए जा रहे हो। ओह, तो ये मसला है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मसला है? खबरदार, अगर किसी के सामने खजाने का नाम भी लिया। सोने के वो सिक्के जिनकी तादाद 60-70 के करीब है तुम्हारे पास से मुश्तबा तौर पर बरामद हुए हैं, और वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। और इसके अलावा और क्या क्या था तुम्हारे पास? ठीक है DSP साहब, ठीक है। ज़ाहिर है कि मेरे पास ये सब कुछ साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। अगर आप इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है ये कोई नई बात नहीं। तो मैं जाऊं? हाँ, जाओ। कुछ दे दीजिए मुझे। इसमें से ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ करना ज़रूरी है। तुम्हारे पास से जो करेंसी मिली है, हमें वो तुम्हारी मलकियत है, तुम उसे वापस ले जा सकते हो। DSP साहब ने अज़राह करम कहा, और मैंने उसी को गनीमत जाना, और करेंसी जेब में डालने के बाद दरवाजे की जानब चल पड़ा। तब अकब से DSP साहब की आवाज़ उभरी, बेहतर है कि किसी दिमागी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा लो। खवा मखवा ऊल फूल बकते फिरोगे तो लोग पिटाई भी करेंगे तुम्हारी, और दोबारा थाने में बंद कर दिए जाओगे। मैं दरे पर्दा उस धमकी को अच्छी तरह समझ रहा था। DSP ने कहा था कि बाहर जाकर मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन कम अज़ कम खजाने का नाम ना लूँ, और सच्ची बात है कि मैं लेना भी नहीं चाहता था। वो मेरी तकदीर में ही नहीं था, और मेरी तकदीर में तो कुछ भी नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
एक बार फिर सड़कों पर आवारा हो गया था। बहुत थोड़ी सी रकम पास पले थी और उसके अलावा और कुछ नहीं था। और फिर बम्बई जैसे शहर में बेयारो मददगार, जहां फुटपाथ पर सोने के लिए भी किराया अदा करना पड़ता, और बहुत देर तक आवारा फिरता रहा। जहन माऊफ हो रहा था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। पासपोर्ट का हसूल आसान नहीं था। मैं अगर उसके लिए कोशिश भी करूं तो अव्वल मेरे पास खर्च करने के लिए कोई बड़ी रकम भी नहीं, और फिर पासपोर्ट लेकर भी क्या करूंगा, कैसे निकलूंगा यहाँ से। हालात मेरे बस में भी नहीं थे। पहले कम से कम ये तो था कि कहीं निकल जाना चाहता तो उसमें आसानी होती। अब तो बम्बई था और मैं। चुनाचे मैं फुटपाथों और सड़कों पर वक्त गुजारी करने लगा। फिर एक छोटे से होटल में क़याम के लिए जगह तलाश कर ली। इतनी रकम थी अभी में कि मैं 4-5 दिन तक का उसका किराया अदा करके यहाँ रह सकता। कम से कम कुछ वक्त गुजारा जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। भयानक मुस्तकबल मेरी आंखों के सामने था। यहाँ से निकलने का बंदोबस्त अगर हो जाए तो सीधा अपने वतन ही चला जाऊँ और खाला शहादत के कदमों में गिरकर उनसे मुआफ़ी मांग लूँ और कहूँ कि खुदा के वास्ते इस बार फिर मुझे उसी खोली में जगह दे दें जहाँ कम से कम मेरे हसीन ख्वाब तो थे। मुलाजमत तो थी नहीं तो क्या हुआ, पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती थी तो क्या हुआ, कम से कम बकिया ज़िंदगी तो सुकून से गुजरेगी। लेकिन ये सब ख्वाब ही मालूम होता था। यूँ लगता था जैसे खाला शहादत भी एक ख्वाब है और अब इस ख्वाब से मेरी आँख खुल गई हो। होटल के कमरे में अपने मजहूर से बिस्तर पर पड़ा और मैं उसके बारे में सोचता रहा। 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन और चौथा दिन भी गुजर गया। रकम तेज़ी से ख़त्म होती जा रही थी और अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि किसी मुजरमाना तरीके से दोबारा रकम का बंदोबस्त करूं। ये ख्याल भी था कि किसी न किसी वक्त किसी सड़क या किसी गली में या किसी होटल के दरवाजे पर एक बार फिर वो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं दोबारा उस प्रिंस के सामने होऊंगा जो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती है। और एक बात ये भी मैं सोची थी कि जब दूसरे लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं बहुत से किरदार अदा कर चुका हूँ तो प्रिंस का गुलाम बनकर भी देख लूँ आखिर इस गुलामी के ज़रिए मुझसे क्या चाहती है। बेकार की ज़िद किसी तरह बकारआमद नहीं होती। चुनाचे दिल में यह आखिरी फ़ैसला करने के बाद मैंने अज सरे नो हिम्मत बांधी और फिर सड़कों पर निकल आया। लेकिन मज़ीद 2 दिन और गुजर गए और किसी ने मेरी जानब भी नहीं किया। क्या प्रिंस मुझसे मायूस हो चुकी हैं या वो मुझे तलाश नहीं कर पा रही। जाने कम वक्त कौन सी जगह थी जहाँ मुझे ले जाया गया था। अगर खुद ही वहाँ पहुँच सकता तो ज़रूर पहुँच जाता। और मैं बेहद परेशान था, इंतहाई परेशान। फिर मैंने फ़ैसला किया कि कम से कम बम्बई छोड़ दिया जाए। बम्बई में रहना आसान काम नहीं था, लेकिन यहाँ से जाकर मैं कहाँ रह सकता हूँ, अजीब उलझन में गिरफ़्तार था।